अस्सलाम स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। हम इस वक्त एमडीकेट प्लेलिस्ट को कंटिन्यू कर रहे हैं, जिसके अंदर हमने लास्ट के लेक्चर्स तक वेव्स और वेव्स के अलावा स्पीड ऑफ साउंड इन एयर को डिस्कस किया था, जो कि हमारे सिलेबस के टॉपिक्स हैं। आज उसी सिलेबस को हम फॉलो करते हुए हमारे पास एक और टॉपिक है जिसे डिस्कस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और वो है हमारे पास स्टैंडिंग वेव्स। अब स्टैंडिंग वेव्स पर आने से पहले मैं आप लोगों से कहूँगा कि आप मेरी पिछली तमाम वीडियोस को देखें, ताकि आपको अपने तरीके से काफ़ी ज़्यादा कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएं। इसी के साथ साथ हम आज का जो लेक्चर ले रहे हैं, तो आप कॉपी पेन ले लें साथ में, और जो जो डिस्कशंस यहाँ पर हम करेंगे उन्हें काइंडली नोट डाउन कर लीजिएगा, ताकि फिर जब आप एमसीक्यूज़ कर रहे हो, एमसीक्यूज़ की प्रैक्टिस कर रहे हो, तो वो आपको अच्छे तरीके से आपके कॉन्सेप्ट्स जो है वो रिवाइज होते रहें। अच्छा, अब हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आज हम अपना लेक्चर, जो कि हमारा स्टैंडिंग वेव्स के ऊपर है, हम स्टैंडिंग वेव्स पर जाने से पहले एक प्रिंसिपल को डिस्कस कर लेते हैं, जो कि हमारे पास है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। अब आप देखें तो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन हमारे पास क्या होता है कि जब दो या दो से जायद वेव्स को हम ओवरलैप करें, एक पॉइंट पर आकर वो मिलें, तो उनका जो रिजल्टेंट होता है वो उनकी इंडिविजुअल डिस्टर्बेंस का सम होना चाहिए। ठीक है, अब इसको मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ। आप देखेंगे हमारे पास दो वेव्स हैं, ठीक है, दोनों सेम डायरेक्शंस में ट्रेवल कर रही हैं, और वेव वन का भी अगर आप देखेंगे जो इंडिविजुअल डिस्टर्बेंस है वो क्या है, ए। ठीक, एम्पलीट्यूड भी जिसे हम कहते हैं। वेव टू का भी हम देखेंगे वो भी ए है। अब जब हम दोनों को ऐड करेंगे, यानी कि जब ये दोनों एक दूसरे को ओवरलैप करेंगी, तो फिर क्या होगा कि इनका जो रिजल्टेंट डिस्टर्बेंस होगा वो क्या हो जाएगा, सम हो जाएगा इंडिविजुअल डिस्टर्बेंस का, यानी कि ए प्लस ए क्या हो जाएगा, 2a हो जाएगा। आप देखेंगे किस तरीके से इनका एम्पलीट्यूड जो है वो बढ़ गया है। ठीक, इसी तरीके से एक और एग्जांपल ले लेते हैं। अब इसमें देखें आप कि दोनों वेव्स ही हैं, लेकिन इस बार हमारे पास क्या हो गया है कि पहले जहाँ पर एक वेव का क्रस्ट आ रहा था, तो दूसरी वेव का भी क्रस्ट ही आ रहा था। तो ओवरलैप होने के बाद ये क्या हुआ कि इनका एम्पलीट्यूड बढ़ गया। लेकिन दूसरे कंडीशन में हमारे पास क्या हो रहा है कि एक के क्रस्ट के ऊपर दूसरे का ट्रफ आ रहा है, तो आप देखेंगे ये दोनों एम्पलीट्यूड्स आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। ठीक, तो हमारे पास क्या बचेगा, हमारे पास जो है वो फेज एंगल 0 बचेगा, यानी कि स्ट्रेट लाइन आ जाएगी हमारे पास एक। क्लियर हो रही है बात? तो इस ये जो डिस्कशंस हमने की हैं, ये जो एग्जांपल्स हमने लिए हैं, ये हमारे पास प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन को जस्टिफाई भी कर रहे हैं, या यूं कह लेंगे प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन एक्चुअल में ही हमारे पास ये ही फिनोमिना है जिसे अभी हमने डिस्कस किया। तो आपने प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन के हवाले से ये याद रखना है कि जब दो या दो से जायद वेव्स ओवरलैप करती हैं, और उनका फिर अगर हम रिजल्टेंट लें, तो वो रिजल्टेंट सम ऑफ देयर इंडिविजुअल डिस्टर्बेंस के बराबर होना चाहिए। ठीक, अब प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन की वजह से हमें 3 रिजल्ट्स मिलते हैं, हम वन बाय वन उन्हें डिस्कस करेंगे। नंबर 1 जो रिजल्ट आता है उसे हम कहते हैं इंटरफेरेंस ऑफ वेव्स। अब इंटरफेरेंस ऑफ वेव्स के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, सिमिलर वेव्स होनी चाहिए। सिमिलर वेव से क्या मुराद, कि जिनकी फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ सेम होनी चाहिए, एक जैसी होनी चाहिए, और वो सेम डायरेक्शन में ट्रैवल कर रही हो। जैसे हमने यहाँ पर ये जो एग्जांपल्स लिए, आप देखें कि इस एग्जांपल्स में हमारे पास अगर फर्स्ट एग्जांपल की अगर हम बात करें, तो वेव 1 और वेव 2 दोनों ही हमारे पास सेम डायरेक्शन में ट्रैवल कर रही हैं, और इनकी फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ भी एक दूसरे के बराबर ही हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पर कहेंगे कि यहाँ पर जो हमारे पास सुपरपोजिशन हो रही है, उस सुपरपोजिशन के रिजल्ट में हमें क्या मिल रहा है, इंटरफेरेंस ऑफ वेव्स मिल रही हैं। ठीक है, अब इंटरफेरेंस हमारे पास दो टाइप्स की होती हैं, एक होता है हमारे पास कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, एंड दूसरा हमारे पास होता है डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। अब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हमारे पास कब होता है, जब एक वेव का क्रस्ट दूसरे वेव के क्रस्ट के ऊपर लाया करें।
ठीक, तो इनका जो मैग्नीट्यूड होगा वो 8 हो जाएगा, यानी कि अगर ए है तो वो फिर 2a हो जाएगा, यानी कि जो रिजल्टेंट वेवलेंथ मिलेगी वो हमें इन दोनों इंडिविजुअल्स का सब मिलेंगे। ठीक, लेकिन जब हम डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की बात करेंगे तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में हमें क्या मिलेगा, फेज एंगल जो है वो 0 के बराबर मिलेगा, या जो फेज होगा वो 0 के बराबर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि एक का क्रस्ट लाया करेगा दूसरे के ट्रफ के ऊपर, जब हम इन्हें सुपरपोज करेंगे। आप देखें, एक का ट्रफ दूसरे के क्रस्ट के ऊपर, एक का क्रस्ट दूसरे के ट्रफ के ऊपर, तो यहाँ पर जो रिजल्टेंट आएगा वो हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन आएगी, और फिर इस इंटरफेरेंस को हम नाम देंगे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। अब ये तो हमारे पास थी पहला रिजल्ट था हमारे पास। दूसरा रिजल्ट से हमें क्या मिलते हैं, नंबर 2 जो है वो हमें मिलती है बीट्स। अब बीट्स के लिए हमारे पास क्या होता है, डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज होती हैं, यानी कि डिफरेंट फ्रीक्वेंसी होती है लेकिन डायरेक्शन सेम होती है। तो एक्चुअल में जब डिफरेंट फ्रीक्वेंसी और सेम डायरेक्शंस हो तो हमें क्या मिलती हैं, हमें बीट्स मिलती हैं सुपरपोज होने के बाद। थर्ड जो रिजल्ट है वो है हमारे पास स्टेशनरी वेव्स। अब स्टेशनरी वेव्स में क्या होती हैं, सिमिलर वेव्स होती हैं, लेकिन ये ट्रैवल किस डायरेक्शन में कर रही होती हैं, ये ट्रैवल अपोजिट डायरेक्शंस में कर रही होती हैं। ठीक, अपोजिट डायरेक्शन इन अ सेम लाइन को हम डिस्कस करते हैं। आप यहाँ पर देखें कि इंटरफेरेंस और स्टेशनरी वेव्स में हमारे पास एक मेन डिफरेंस है। एक तो डिफरेंस ये है कि यहाँ पर सेम डायरेक्शन होनी चाहिए और यहाँ पर अपोजिट डायरेक्शन होनी चाहिए, लेकिन एक और हमें नोट करने वाली जो बात है वो जहन में रखनी है, वो ये है कि यहाँ पर जब हम इंटरफेरेंस की बात कर रहे हैं तो हमारे पास सिर्फ फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ की बात हो रही है, लेकिन जब हम स्टेशनरी वेव्स की बात करेंगे तो हमारे पास फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ और एम्पलीट्यूड का सेम होना ज़रूरी है। वॉट जो भी एम्पलीट्यूड हो हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता जब हम इंटरफेरेंस ऑफ वेव्स की बात कर रहे हो, लेकिन जब हम स्टेशनरी वेव्स की बात करेंगे तो हमारे पास एम्पलीट्यूड का भी सेम होना बहुत ज़रूरी है। तो ये बात आपने याद रखनी है। अच्छा, अब जब हम एम्पलीट्यूड की बात कर रहे हैं तो एम्पलीट्यूड के साथ एक टर्म आ जाता है जिसे हम कहते हैं इंटेंसिटी। अब देखें ना, वेव 1 है तो इसकी भी इंटेंसिटी होगी, वेव 2 है तो इसकी भी इंटेंसिटी होगी। तो हमें क्या याद रखना है कि जो एम्पलीट्यूड है, स्क्वायर ऑफ द एम्पलीट्यूड डायरेक्ट रिलेशन रखता है इंटेंसिटी के साथ। यानी कि अगर हम इंटेंसिटी को देखें तो एम्पलीट्यूड का स्क्वायर कर देंगे हम, तो वो हमें इंटेंसिटी बता देगा। इसी तरीके से अगर हम देखें तो एम्पलीट्यूड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है अंडर रूट ऑफ द इंटेंसिटी के साथ। ये रिलेशन भी आपने याद रखना है, क्योंकि जब हमारे पास एमसीक्यूज आते हैं तो इंटेंसिटी का हमसे पूछा जाता है। अच्छा, अब अगर हम इंटेंसिटी का नेट मालूम करें तो हमारे पास फार्मूला है I1 + I2 + 2 √I1 I2 cos थीटा। ठीक, अब आप देखें, अगर हमारे पास फेज डिफरेंस हम 0 ले लेते हैं तो कोस 0 हमारे पास किसके बराबर हो जाएगा, कोस 0 हमारे पास 1 के बराबर हो जाएगा। और फिर हमें क्या मिलेगा, I = I1 + I2 + 2 √I1 × I2। आपको याद होगा कि ये फार्मूला हमने अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस में, मैथमेटिक्स में पढ़ चुके हैं हम, जो कि बराबर होता है a + b होल स्क्वायर के। तो यहाँ पर ये जो फार्मूला हो जाएगा ये मैक्सिमम इंटेंसिटी का फार्मूला हो जाएगा, जिसे हम कैसे लिखेंगे, √I1 + √I2 होल का स्क्वायर। अब देखें कि अगर हम होल स्क्वायर खोलेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, I1 + I2 + 2ab, a क्या है हमारे पास √I, और प्लस में मल्टीप्लाई √I2, तो जिससे हम यूँ भी लिख सकते हैं 2 × √I1 I2 करके। इसी तरीके से अगर हमसे एम्पलीट्यूड पूछा जाए तो आप देखेंगे एम्पलीट्यूड डायरेक्टली रिलेशन किसके साथ कर रहा था, एम्पलीट्यूड डायरेक्ट रिलेशन कर रहा था अंडर रूट ऑफ इंटेंसिटी के साथ। तो हम एम्पलीट्यूड की जगह के इंटेंसिटीज़ की जगह पर क्या लिख सकते हैं, A1 + A2 होल स्क्वायर। ठीक, अब इसी तरीके से अगर हमारे पास फेज आउट ऑफ फेज हो, यानी कि एंगल हमारे पास जो है वो 180 का हो, तो फिर क्या होगा, फिर हमें जो इंटेंसिटी मिलेगी वो मिनिमम इंटेंसिटी मिलेगी, जिसका फार्मूला हमारे पास क्या हो जाएगा, बस यहाँ पर प्लस है तो हम यहाँ पर माइनस कर देंगे, बिकॉज वी नो डेट के cos 180 = -1। तो यहाँ पर हो जाएगा I1 + I2
-2 √I1 I2, जिसे हम अगर क्लोज करेंगे फॉर्मूला के अंदर तो वो हमारे पास हो जाएगा √I1 - √I2 का होल स्क्वायर। और अगर एम्पलीट्यूड के टर्म्स में मालूम करेंगे तो A1 - A2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब हम आ जाते हैं, ये वो बेसिक्स हैं जो कि आपने याद रखनी है। अब हम आ जाते हैं स्टेशनरी वेव्स, ठीक, इन स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग्स। याद रखिएगा स्टेशनरी वेव्स का दूसरा नाम हमारे पास स्टैंडिंग वेव्स भी है। अब आप देखें यहाँ पर कि ये हमारे पास एक डेंसर मीडियम है, ठीक है, यहाँ पर, और हमने यहाँ से वेव को डिस्टर्ब किया है। तो जब हमने यहाँ से वेव को डिस्टर्ब किया है तो आप देखेंगे वेव कुछ इस तरीके से ट्रेवल करती हुई यहाँ तक आई है। एंड एज वी नो डेट कि यहाँ पर डेंसर मीडियम है तो ये से क्या करेगा, रिफ्लेक्ट करेगा, वापस अपने मीडियम में भेजेगा और ये रिफ्लेक्ट होते हुए कुछ इस तरीके से वापस की तरफ आएगी। ठीक, तो अब हम इन वेव्स को क्या नाम देंगे, अब हम इन वेव्स को नाम देंगे स्टेशनरी वेव्स इन ए स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग। क्लियर? तो स्टैंडिंग वेव्स एक्चुअल में हमारे पास क्या है, वो वेव्स जो कि डेंसर मीडियम से रिफ्लेक्ट होकर वापस आए, ऐसी वेव्स को हम स्टेशनरी वेव्स कहते हैं। एज लाइक स्ट्रिंग इन ए गिटार और इन अ वायलिन, हमने देखा है कि जब हम उन्हें डिस्टर्ब करते हैं तो वो अपनी ही जगह पर जो है वो वाइब्रेट्स कर रही होती हैं और दोनों साइड से क्या होता है, दोनों साइड से वो फिक्स्ड होती हैं। तो ऐसी वेव्स को हमने क्या नाम दिया हुआ होता है, स्टेशनरी वेव्स का नाम दिया हुआ होता है। अब देखें कि जब हम वेव्स की बात कर रहे हैं तो वेव्स का ये जो पॉइंट होता है, ये पॉइंट अनडिस्टर्ब्ड पॉइंट होता है, ठीक है, और ये जो पॉइंट होता है ये मैक्सिमम पॉइंट होता है। अब हमने मैक्सिमम और अनडिस्टर्ब्ड पॉइंट्स को एक नाम दे दिया जिसे हम कहते हैं नोड और एंटी नोड्स। आप देखें नोड से मुराद क्या है, एक गिटांग टाइप अगर हम ले लें तो आप देखेंगे ये वो पॉइंट है जो कि अनडिस्टर्ब्ड रहेगा थ्रू आउट द मोशन, ये पॉइंट अनडिस्टर्ब्ड रहेगा। जब ये पॉइंट अनडिस्टर्ब्ड रहेगा तो हम इसे नाम दे देंगे नोड का और इससे हम नाम दे देंगे एंटी नोड का। तो स्टैंडिंग वेव्स के हवाले से एक बात आपने याद रखनी है कि एम्पलीट्यूड जो नोड का रहेगा वो कांस्टेंट रहेगा और वो किसके बराबर रहेगा, 0 के बराबर रहेगा, और एम्पलीट्यूड जो एंटी नोड पर होगा वो हमेशा मैक्सिमम रहेगा। ये बात आपने याद रखनी है। इसके साथ साथ फिर आ जाता है स्पीड ऑफ वेव्स इन ए स्ट्रिंग। हमने फार्मूला लिखा है यहाँ पर जो कि बराबर है स्पीड इज इक्वल टू √F/m। अब यहाँ पर मसला होता है, हम इस m को समझते हैं मास, लेकिन ये मास नहीं है, इससे हम लिखते हैं मास पर यूनिट लेंथ। तो आपने ये बात याद रखनी है। और फोर्स हमारे पास क्योंकि स्ट्रिंग है तो फोर्स क्या होगी, हमारे पास टेंशन होगी। तो फोर्स टेंशन और m जो है वो मास पर यूनिट लेंथ है, जिससे अगर मैं लिखना चाहूँ तो यूं भी लिख सकता हूँ कि v = F की जगह पर t आ जाएगा और मास पर यूनिट लेंथ हमारे पास बराबर होता है लीनियर मास डेंसिटी। तो और वो लीनियर मास डेंसिटी हमारे पास म्यू के बराबर होता है। तो इस √F/m को हम यूं भी लिख सकते हैं कि √T/μ। ये हमारे पास बेहतर तरीके से हम स्पीड ऑफ वेव्स को याद रख सकते हैं इस तरीके से। अब हमारे पास आ जाते हैं मोड्स। आप देखें फर्स्ट मोड ऑफ वाइब्रेशन जिसे हम फर्स्ट हार्मोनिक कहते हैं। अगर मैं स्ट्रिंग को L/2 से प्लग करता हूँ तो उसमें जो हार्मोनिक प्रोड्यूस होगी वो हार्मोनिक क्या होगी, सिर्फ फर्स्ट हार्मोनिक होगी। देखें L/2 से जब मैंने इसको प्लग किया है तो वो ये इस तरीके से इसमें वाइब्रेशंस प्रोड्यूस हो रही हैं। अब यहाँ पर देखें कि ये नोड अगर मैं लिखूँ तो 0.1 पर नोड, 0.2 पर एंटी नोड, 0.3 पर नोड्स। तो अब ये बेसिक कुछ पॉइंट्स हैं जो हमें याद रखने। आप याद रखें कि फर्स्ट मोड ऑफ वाइब्रेशन आपने समझ लिया, आपको n टाइम्स ऑफ वाइब्रेशंस मिले, आप उन्हें इजीली मालूम कर सकते हैं वॉट एवर जो भी आपसे पूछा जा रहा होगा। तो पहला पॉइंट क्या है हमारे पास कि डिस्टेंस बिटवीन कंसेक्टिव नोड्स, एक नोड से दूसरे नोड तक, कंसेक्टिव नोड से मुराद यही है कि एक से दूसरे तक का जो डिस्टेंस होता है वो हमेशा λ/2 का होता है। ठीक, आप देखें मैं आपको मज़ीद क्लियर कर देता हूँ। ये हमारे पास एक
हम क्या ले लेते हैं, कंप्लीट वेव ले लेते हैं। तो आप देखें अगर मैं इससे आपसे पूछूं नोड कहाँ है, तो आप कहेंगे एक नोड यहाँ पर है, एक नोड यहाँ पर है, ठीक है। तो आप देखेंगे एक से दूसरे नोड तक का जो डिस्टेंस है वो ऑलवेज क्या होगा, हाफ ऑफ द वेवलेंथ के होगा, जिसे हम λ/2 करके लिखेंगे। डिस्टेंस बिटवीन कंसेक्टिव नोड्स, सॉरी एंटी नोड्स, यहाँ पर आप लिखेंगे एंटी नोड्स, ठीक है, ए डॉट नोड्स। एंटी नोड्स के बीच में भी जो कंसेक्टिव होगा, यहाँ से देखें ना आप, यहाँ से लेकर फिर यहाँ तक, ये भी हमारे पास क्या होगा, हाफ ऑफ द वेवलेंथ, तो हम इसे भी λ/2 करके लिखेंगे। अब अगर नोड और एंटी नोड के बीच का डिफरेंस देखें, डिस्टेंस देखें, तो वो हमारे पास π/4 के बराबर हो जाएगा। क्योंकि अगर हम बात करें यहाँ से लेकर इस पॉइंट तक की, तो ये वेवलेंथ का चौथा हिस्सा आ जाता है, जिसे हम λ/4 करके भी लिख सकते हैं। तो ये आपने याद रखना है, क्योंकि इसके अकॉर्डिंग अब हमने आगे पोजीशंस मालूम करनी है। अब देखें, ये तो था फर्स्ट मोड। अगर हमारे पास n टाइप्स ऑफ n मोड ऑफ वाइब्रेशन आ जाते हैं, और फिर हमसे पूछा जाता है कि पोजीशन बताएं नोड्स की कहाँ कहाँ पर, तो हम क्या करेंगे कि एक जनरल फार्मूला लेंगे, उसके बिहाफ पर हम पोजीशन ऑफ नोड्स को मालूम करेंगे, और वो हमारे पास क्या हो जाएगा, ये जनरल फार्मूला आ जाएगा हमारे पास, जो कि है कि x = 0, L/n, 2L/n, 3L/n एंड सो ऑन L तक। अब देखेंगे ये जो n है, ये है हमारे पास नंबर ऑफ मोड्स। यहाँ पर नंबर ऑफ मोड्स कितने हैं, फर्स्ट, तो हम क्या करेंगे, x = 0, L/1 कर देंगे, n की जगह पर 1 आ जाएगा। तो हमें मिलेगा कि भाई एक जो नोड है वो 0 पर है, दूसरा जो नोड है वो L पर है। आप देखें एक नोड 0 पर, अब ये L/2 है, L/2 में L/2 ऐड करें तो ये L आ जाएगा। यहाँ पर ये टोटल जो लेंथ इसकी है वो क्या है, L है। तो दूसरा नोड कहाँ पर आ गया, L पर आ गया। अब इस तरीके से अगर हमारे पास 2 आ जाते हैं मोड्स, तो हम यहाँ पर 2L/2 कर देंगे। ऐसे करके हमें पोजीशंस फिर इजीली मालूम होती रहेंगी। क्लियर। इसके बाद फिर अब पोजीशन ऑफ नोड्स भी मालूम हो गए। अब हम क्या करें, अब हम वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी मालूम करेंगे। अब देखेंगे जो L1 है ये हमारे पास किसके बराबर है, λ/2 के। आप देखें ना, ये पूरी जो लेंथ है यहाँ से लेकर यहाँ तक हमें क्या मिल रहा है, हाँ, इस L पर हमें क्या मिल रहा है, इस लेंथ पर हमें हाफ ऑफ द वेवलेंथ मिल रही है, यानी कि λ/2 मिल रही है, पूरी वेव नहीं मिल रही। अगर हम पूरी वेव लेते तो ये पूरी वेव कुछ इस तरीके से यहाँ पर आकर ख़त्म हो रही होती। तो हमें हाफ ऑफ द वेवलेंथ मिल रहा है, जैसे हमने लिखा λ/2। अब 2 यहाँ पर डिवाइड कर रहा है = के इस तरफ जाएगा तो ये हो जाएगा 2L। तो हमें लैम्डा मिल जाएगी, वेवलेंथ = व्हाट, 2L। ठीक हो गई। अब वेवलेंथ मिल गई। इसके बाद अगर हम फ्रीक्वेंसी की बात करें तो हमारे पास F = V = F × λ1 आ जाएगा, जनरल फार्मूला जो वेव का है। अब देखेंगे F1 जहाँ पर λ1 के साथ मल्टीप्लाई कर रहा है, λ1 को अगर मैं ड्राइव करवा के दूसरी तरफ ले जाता हूँ यानी कि V के साइड पर, तो ये डिवाइड करेगा और ये हो जाएगा F1 = V/λ1 = V/λ1 की वैल्यू क्या है, 2L। तो यहाँ पर 2L हो जाएगा। अब जब मैं F = V/2L लिखूंगा तो इट मीन्स कि मैं बात कर रहा हूँ फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। याद रखिएगा कि फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी हमारे पास क्या है, V = 2L, और फंडामेंटल वेवलेंथ हमारे पास क्या है, λ = 2L। तो ये याद रखिएगा फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी के हवाले से। अब देखेंगे फ्रीक्वेंसी हमारे पास क्या है, F1 = F V/2L। V आपको याद होगा, V हमारे पास किसके बराबर था, √F/m के। तो हम क्या कर सकते हैं कि 1/2L को साइड पर करके V की जगह पर √F/m करके लिख सकते हैं। तो फ्रीक्वेंसी को हम इस टर्म में भी लिख सकते हैं। अब आ जाते हैं सेकंड मोड ऑफ वाइब्रेशन पर। अब देखें अगर सेकंड मोड ऑफ वाइब्रेशन की अगर हम बात कर रहे हैं तो ये तो हमारे पास आ गई लेंथ एक, ठीक। अब जब मैंने इसको L/2 से प्लग किया तो मुझे एक हार्मोनिक मिल रही थी। अब अगर मैं L/2 का भी हाफ कर दूं यानी कि L/4 कर दूं तो क्या होगा, अब मुझे जो है वो
दो हार्मोनिक्स मिलेंगे। इसी तरीके से ना, इस तरीके से मुझे दो हार्मोनिक्स मिलेंगे जो कि एग्जैक्ट आपको यहाँ पर दिख रहे हैं। यानी कि सेकंड मोड ऑफ वाइब्रेशन के लिए, दो मोड ऑफ सेकंड हार्मोनिक के लिए मुझे कहाँ से प्लग करना पड़ेगा, मुझे L/4 से प्लग करना पड़ेगा। और इसके बाद फिर आप देखें यहाँ पर एक नोड, दूसरा नोड और तीसरा नोड, तीन नोड्स आ रहे हैं और दो एंटी नोड्स आ रहे हैं। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम वेवलेंथ को देखेंगे। आप देखेंगे यहाँ तक कि अगर हम बात करें तो L/2 हो जाएगा ये, ठीक है, यानी कि हाफ ऑफ द वेवलेंथ मिल रही है λ/2। और फिर प्लस करेंगे हम सेकेंड हार्मोनिक की वेवलेंथ जो कि हमारे पास बराबर है λ/2 के। लेंथ की अगर हम बात कर रहे हैं तो लेंथ हम किस तरीके से मालूम करेंगे, λ/2 प्लस λ/2, जो कि हमारे पास फिर एलसीएम लेंगे। एलसीएम लेने के बाद डिनोमिनेटर सेम है तो एलसीएम भी सेम आएगी, यानी कि 2, ऊपर डिनोमिनेटर भी सेम आ जाएंगे, यानी कि लैम्डा प्लस लैम्डा डिवाइडेड बाई 2। अब लैम्डा प्लस लैम्डा 2 लैम्डा हो जाएगा डिवाइडेड बाई 2, तो 2 से 2 कैंसिल, एल इज इक्वल टू लैम्डा 2 के बराबर हो जाएगा, या एल इज इक्वल टू लैम्डा के बराबर हम लिख सकते हैं। इसके बाद जब हम फ्रीक्वेंसी की बात करें तो v इज इक्वल टू एफ मल्टीप्लाई बाई लैम्डा, f2 इज इक्वल टू v अपॉन लैम्डा 2। और फिर लैम्डा 2 हमारे पास किसके बराबर है, l के बराबर है, तो v इज इक्वल टू l के बराबर आ जाएगी। ठीक, अब हमने क्या करना है, अब हमने इस v अपॉन एल को 2 से मल्टीप्लाई भी किया, 2 से डिवाइड भी किया v अपॉन एल को, तो ये हो जाएगा 2v अपॉन 2l। अब देखें कि हमारे पास v2l फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी के बराबर नहीं था, तो हमारे पास ये क्या हो जाएगा, 2f1 आ जाएगा, यानी कि फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का 2 टाइम्स आ जाएगा। इसी तरीके से अगर मैं आपसे थर्ड हार्मोनिक का पूछूं तो आप अब झट से कहेंगे कि थर्ड हार्मोनिक की जो फ्रीक्वेंसी होगी वो हमारे पास 3 टाइम्स ऑफ फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। अच्छा, फिर 4 हार्मोनिक्स, 4 टाइम्स ऑफ द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, 5 हार्मोनिक्स, 5 टाइम्स ऑफ द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। तो इस वजह से हमने इसको यहाँ पर 2 डिवाइडेड बाय 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड भी किया। तो जर्नल फॉर्मूला हमारे पास क्या आ जाएगा फ्रीक्वेंसी का, क्या एफ n इज इक्वल टू n मल्टीप्लाई बाय f1, वेयर n इज इक्वल टू 1 2 3 हार्मोनिक्स या वॉट एवर जितने भी हार्मोनिक्स हैं, जस्ट हमने उसे क्या कर देना है, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। इसी तरीके से जो जनरल वेवलेंथ अगर हम मालूम करना चाहें तो 2l अपॉन n कर देंगे। तो 2l अपॉन 1 अगर आप देखें हमारे पास फर्स्ट हार्मोनिक की बात करें तो फर्स्ट हार्मोनिक के लिए हमने n क्या कर लेना है 1, तो हमारे पास क्या आया 2l। आप देखें 2l मिली यहाँ पर वेवलेंथ। इसी तरीके से फिर सेकेंड हार्मोनिक की बात करें तो 2 से कैंसिल, हमारे पास लैम्डा मिला। थर्ड हार्मोनिक की जब हम बात करेंगे तो 2l अपॉन 3 हो जाएगा, और आप देखिएगा कि हमें 2l अपॉन 3 ही मिल रहा होगा। ठीक हो गई बात, उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई होगी। अब हमारे पास रहता है पोजीशन ऑफ एंटी नोड्स। अब पोजीशन ऑफ एंटी नोड्स का हमारे पास फार्मूला क्या है कि हमने डिनोमिनेटर सेम रखना है, बस ऊपर ओड नंबर्स लेकर आने हैं। जैसे देखें ना 1l अपॉन 2n कामा 3l अपॉन 2n कामा 5l अपॉन 2n और फिर एंड सो ऑन, ये फॉर्मूला हमने आगे लेकर जाना है। अब पोजीशन ऑफ एंटी नोड्स के लिए फिर n क्या है, नंबर ऑफ मोड्स हैं। आप देखें नंबर ऑफ मोड्स की अगर बात कर रहे हैं तो यहाँ पर मैं 1 ले लेता हूँ, तो फर्स्ट l अपॉन 2 पर एंटी नोड मिल रहा है, और हम देखें कि हमें जो फर्स्ट एंटी नोड मिला था वो l अपॉन 2 पर ही मिला था। ठीक, इसी तरीके से हम इस फार्मूले के थ्रू पोजीशन ऑफ एंटी नोड्स मालूम कर सकते हैं। अब आ जाता है हमारे पास ओवरटर्न। अब ओवरटर्न्स क्या है, ओवरटर्न्स एक्चुअल में हमारे पास फ्रीक्वेंसीज हैं। कौन सी फ्रीक्वेंसीज अदर देन फंडामेंटल फ्रीक्वेंसीज, आपने ये बात याद रखनी है। द फ्रीक्वेंसीज अदर देन फंडामेंटल फ्रीक्वेंसीज आर कॉल्ड ओवरटर्न। अब ये हो जाएगा एन एच इज इक्वल टू n माइनस 1 ओवरटर्न। एन एच क्या, h फॉर हार्मोनिक्स। अगर हम सेकेंड हार्मोनिक की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर हो जाएगा सेकेंड हार्मोनिक इज इक्वल टू 2 माइनस 1 ओवर, तो 2 माइनस 1 के बराबर, यानी कि सेकेंड हार्मोनिक 1 ओवरटर्न, थर्ड हार्मोनिक 2 ओवरटर्न, 4 हार्मोनिक 3 ओवरटर्न, 5 हार्मोनिक 4 ओवरटर्न। एक पीछे करके हमें बताना है।
तो इस तरीके से हमारे पास ओवरटर्न्स आ जाते हैं। इसी के साथ साथ नंबर ऑफ लूप्स अगर हम बढ़ाएंगे तो फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी और वेवलेंथ क्या होती रहेगी, हमारे पास कम होती रहेगी। ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी याद रखिएगा कि नंबर ऑफ लूप्स बढ़ाने से फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी, फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी तो वेवलेंथ हमारे पास कम हो जाएगी। अच्छा, इसी के साथ स्टेशनरी वेव्स की जो स्पीड है, स्पीड ऑफ स्टेशनरी वेव, ये इंडिपेंडेंट है नंबर ऑफ लूप्स है। नंबर ऑफ लूप्स बढ़ने से क्या बढ़ेगी, फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी। क्या कम होगा, वेवलेंथ कम होगा, लेकिन स्पीड पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। स्पीड हमारे पास क्या रहेगी, इंडिपेंडेंट रहेगी। अब हमारे पाज एक फार्मूला है कि v इक्वल टू एफ अपॉन एम, जिसे हम t अपॉन म्यू भी करके लिख सकते हैं या t अपॉन एम करके भी लिख सकते हैं, बिकॉज हमें भी पता है कि इट्स नॉट मैस, इट इज़ अ मैस पर यूनिट लेंथ। तो अब देखें डेंसिटी हमारे पास क्या है, एम अपॉन वी। अब वी यहाँ पर डिवाइड कर रहा है ना, इज इक्वल टू की तरफ लेकर जाएंगे तो मल्टीप्लाई करेगा, तो एम इज इक्वल टू डेंसिटी मल्टीप्लाई बाय वेलोसिटी। अब क्या करेंगे हम कि दोनों साइड्स पर एल को डिवाइड कर देंगे, तो डेंसिटी मल्टीप्लाई बाय वेलोसिटी डिवाइडेड बाय सॉरी मास पर यूनिट वॉल्यूम है, तो ये याद रखिएगा। मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ, डेंसिटी इज इक्वल टू व्हाट, मास पर यूनिट वॉल्यूम। ये जो v यहाँ पर डिवाइड कर रहा है इज इक्वल टू के इस तरह जाकर मल्टीप्लाई करेगा, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम हो जाएगा इज इक्वल टू m। अब हम क्या करेंगे कि l को बोथ साइड्स पर डिवाइड कर देंगे, तो ये हो जाएगा डेंसिटी मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम डिवाइडेड बाय l इज इक्वल टू m अपॉन l। आप देखेंगे ये मास पर यूनिट लेंथ आ गया यहाँ पर, ठीक है। अब हम मास पर यूनिट इसको यहाँ पर जो वॉल्यूम है इसे हम यूँ भी तो लिख सकते हैं कि एरिया मल्टीप्लाई बाय लेंथ, एरिया मल्टीप्लाई बाय लेंथ इज इक्वल टू वॉल्यूम। आप देखेंगे एल से एल कैंसिल हो जाएगा, तो मास पर यूनिट लेंथ हमारे पास किसके बराबर हो जाएगा, वो हमारे पास बराबर हो जाएगा डेंसिटी मल्टीप्लाई बाय एरिया के बराबर हो जाएगा, जिसे हम यूँ भी लिख सकते हैं कि वी इज इक्वल टू अंडर रूट टी अपॉन, मास पर यूनिट लेंथ की जगह पर हम एरिया मल्टीप्लाई बाय डेंसिटी रख देंगे। आप देखेंगे जिससे हमें क्या मिलेगा कि ये जो वॉल्यूम है, ये जो स्पीड है, ये स्पीड हमें किसके बराबर मिलेगी, ये स्पीड हमें मिलेगी 1 अपॉन अंडर रूट डेंसिटी के बराबर मिलेगी। और इसी तरीके से फ्रीक्वेंसी का फार्मूला क्या है, 1/2 पाई अंडर रूट टी अपॉन एम, यानी कि म्यू। म्यू की जगह पर आ जाएगा डेंसिटी अपॉन एरिया, तो अब टी भी कांस्टेंट, एरिया भी कांस्टेंट, तो एफ इनवर्स रिलेशन रखेगा डेंसिटी के साथ। तो ये रिलेशंस आपने याद रखने। मैं उम्मीद करता हूँ कि इस लेक्चर के बाद आपको किसी भी किस्म के एमसीक्यूज़ में जो कि रिगार्डिंग स्टैंडिंग वेव्स होगा, आपको कन्फ्यूजन नहीं होगी। आप ये लेक्चर सुने, एमसीक्यूज़ की प्रैक्टिस करें, फिर अगर कोई ऐसी बात जो आपको समझ में नहीं आ रही तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, थैंक यू सो मच।